राधे राधे प्रिय दर्शकों, आज की कहानी में हम जानेंगे कि झूठा व्यक्ति कितना भी ताकतवर क्यों न हो, एक न एक दिन उसकी सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। सावित्री जी के इकलौते बेटे दीपक की आज शादी थी। घर में बड़ी धूमधाम मची हुई थी। लोगों का आना जाना लगा हुआ था। सावित्री जी भी बहुत खुश थी। उन्होंने अपनी पसंद यानी रेखा को उन्होंने देखते ही बेटी समझ लिया था। बस उन्हें इंतजार था कि रेखा इस घर में जल्दी से जल्दी बहू बनकर आए। आज ससुराल में रेखा का पहला दिन था। कुछ मेहमान जा चुके थे, कुछ नजदीकी रिश्तेदार रुके हुए थे। रेखा एक संस्कारी बहू की तरह किचन में काम कर रही थी। रेखा की सभी तारीफ करते। गांव पड़ोस मोहल्ले वाले तो कहते, सावित्री जी, आपके तो भाग्य खुल गए। आपकी बहू इतनी संस्कारी और समझदार है। जब से आई है घर के सारे काम संभाल ली है। आपको कितनी बार बोल चुकी है कि मम्मी आप आराम कर लीजिए, थक गई होंगी। इतना कार्यक्रम जो था घर में, अरे कितना ध्यान रखती है। ऐसा लग रहा है कि बहू नहीं बेटी लेकर आए हो। सावित्री जी फूले नहीं समाती, लेकिन कहीं ना कहीं दिल के कोने में उनको एक बात सी उठती। खैर, आगे आने वाले समय में क्या होता है, चलिए देखते हैं। रेखा की शादी को अब 3 महीने हो चुके थे। रेखा ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था। आज रेखा अपनी सहेलियों से अपने कमरे में बातें कर रही थी। यार, मैंने सोचा था एक बुढ़ी है, किसी तरह से जल्दी मर जाएगी तो घर में राज करूंगी। छोटा परिवार देखकर शादी किया, लेकिन यह बुढ़िया तो दिन प्रतिदिन स्वस्थ होती जा रही है। शादी के समय तो सबने बताया था कि एक बूढ़ी सास है। ससुर तो पहले ही मर गया है और वह भी बीमार रहती है। मुझे लगा था कि मेरी शादी के कुछ ही महीनों बाद टपक जाएगी, लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। उधर से उसकी सहेलियां हंसी और फिर कहती है, तू अपने सास की इतनी सेवा करेगी तो वह खा पीकर मोटी ताजी स्वस्थ ही हो जाएगी ना। रेखा ने कहा, करना पड़ता है यार, दिखावा नहीं करूंगी तो आगे की प्लानिंग कैसे पूरी होगी। रेखा अपनी सहेली से बात कर ही रही थी कि उसकी सास ने आवाज दिया, रेखा बेटा, बहू, नीचे आओ तो। देखो तो, मेरी दवाइयां समझ में नहीं आ रही है कि कौन सी खाली पेट लेना है और कौन से खाना खाने के बाद। रेखा ने अपनी सहेली से कहा, देखो, आ गया इस बुढ़िया का आर्डर। आई मम्मी जी, इतना कहकर वह फिर से बात करने लगी। तभी सावित्री जी की दूसरी आवाज उसके कानों तक गई, बहू बेटा, थोड़ा जल्दी आना, मुझे मंदिर भी जाना है। यह सुनकर रेखा ने अपना मोबाइल बंद किया और बेड पर पटक दिया। पैर पटकते हुए जोर से कमरे का दरवाजा खोली और बाहर आई। क्या बात है, जब देखो रेखा रेखा रेखा। कभी कोई काम खुद से भी कर लिया करो। डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने क्या बताया? वहां ध्यान से सुना नहीं कि दवाइयों को कैसे लेना है? क्या मैं डॉक्टर हूँ या मैंने ठेका लिखा के रखा है जिंदगी भर? ये बुढ़िया भी ना ना मरेगी ना पीछा छोड़ेगी। आज पहली बार रेखा के मन का जो गुबार था फटकर बाहर निकल गया। हाथ से दवाइयां गिरते गिरते बची। सावित्री जी बहू की तरफ देखती ही रह गई। हाथ पैर कांपने लगे। ऐसा लगा सीने में किसी ने भारी पत्थर रख दिया हो। ये वही रेखा है जो अभी तक मीठी मीठी बातें किया करती थी, या इसके अंदर कोई भूत प्रेत की आत्मा आ गई है? उन्हें अपनी आंखों और उसकी कही हुई बातों पर, अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि सावित्री जी यह क्या सुन रही हैं। वह वहीं चुप खड़ी रह गई और रेखा उल्टे पांव फिर से अपने कमरे में आ गई। सावित्री जी दोबारा इतनी हिम्मत नहीं की कि वह बहू को आवाज दे। आज इन्होंने दवाइयां नहीं ली और कमरे में बैठकर रोती रह गई। मंदिर चली गई, वापिस आई तो भी आज उनके आंसू रुक नहीं रहे थे। शाम को जब उनका बेटा दीपक घर आया तो दीपक से कहने लगी, बेटा, मुझे तुमसे थोड़ा अकेले में बात करनी है। दीपक ने कहा, क्या बात है माँ, बताओ।
दीपक के साथ बैठकर लिविंग रूम में वह बातें कर रही थी। बेटा, आज मैंने जो बहू का रूप देखा वह बहुत ही खतरनाक था। मैंने बहू से सिर्फ दवाइयां पूछने के लिए ही आवाज दिया था, लेकिन बहू मुझे आकर बहुत उल्टा सीधा सुना गई। बुढ़िया खूसट मरती नहीं। अरे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी बहू मुझे ऐसा बोल सकती है। दीपक को भी अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि जो इतने प्यार से पूरे घर को संभालती है रेखा, वो क्या ऐसा बोल सकती है। ऐसा कैसे हो सकता है? रेखा माँ के साथ ऐसे कैसे बातें कर सकती है? दोनों बात कर ही रहे थे। दीपक के कुछ समझ में आया नहीं था। तभी रेखा भी मुस्कुराते हुए कमरे में आ जाती है। अरे, दोनों माँ बेटी में क्या बातें चल रही है, बोलकर वहीं सोफे में बैठ जाती है। माँ बेटे दोनों के चेहरे के रंग उड़े हुए थे। दीपक कहता है, रेखा, आज तुमने माँ का अपमान किया। तुमने ऐसा क्यों किया रेखा? माँ ने ऐसी क्या गलती कर दी थी? रेखा अनजान बनते हुए दोनों शोल्डर को ऊपर कर कर कहती है, अरे, मैंने ऐसा क्या कर दिया? माँ जी आपसे क्या कह रही है दीपक? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि माँ को बुरा लगे। अब तुम ही बताओ। सुबह से लेकर शाम तक मैं पूरा दिन घर का काम करती हूँ। माँ जी की दवाइयाँ, उनकी पसंद का खाना, इतने दिनों से आई हूँ। माँ जी की कितनी सेवा करती हूँ। बताओ, कभी किसी ने कहा कि मैं माँ की सेवा नहीं करती? किसी ने कोई कंप्लेन किया? आज मेरा सिर दुख रहा था, कमरे में आराम कर रही थी। माँ जी बार बार नीचे से आवाज दे रही थी। सिर भारी था तो जरा तेज आवाज में मैंने बोल दिया, बस। और तो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। और फिर दिखावटी के आंसू आंखों में लेकर रोने का बहाना करने लगती है। अच्छा दीपक, तुमको ऐसा लगता है कि मैंने माँ को कुछ कहा है तो तुम मुझे डांट लो, लेकिन देखो, मुझे इस तरह से आरोप मत लगाओ। दीपक का भी मन पिघलता हुआ लगा। अरे रेखा, तुम रोना मत। माँ ने ही शायद गलत समझ लिया होगा। माँ तुम भी ना छोटी छोटी बातों को इतना बढ़ा देती हो। बेचारी पूरा दिन घर का काम करती रहती है। गांव मोहल्ले पड़ोस वाले भी तो कहते हैं कि आपकी बहू कितनी अच्छी है। माँ तुम भी दुखी मत हुआ करो। घर में कभी कभी छोटी मोटी बातें तो हो ही जाती है। अच्छा, चलो रेखा, मेरे लिए खाना लगाओ, बहुत थक गया हूँ ऑफिस से आकर। बहू बेटा दोनों बाहर निकल गए। माँ देखती रह गई। माँ ने जो अपनी आंखों से देखा था, जो कानों से सुना था, वह झूठ कैसे हो सकता है? रेखा जी बहू बेटा दोनों को जाते देख शांत हो गई। उनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकल रहे थे कि रेखा दरवाजे तक पहुंच पीछे मुड़कर सातिर भरी मुस्कान मुस्कुराकर सास की तरफ देखा और फिर आगे चली गई। सावित्री जी भाव शून्य में बैठी रही। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह अपने बेटे को कैसे समझाए। अब तो वह घर का रोज का हो गया था। जब भी दीपक घर से बाहर चला जाता, हमेशा रेखा ऐसे ही शब्दों का उपयोग करती। खूसट बुढ़िया, बैठी रहेगी क्या? तू इस घर की मालकिन नहीं है, नौकरानी है। मालकिन तो मैं हूँ। मैं जो बोलूंगी वही चलेगा। और वह दीपक को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाने लगती। उस दिन के बाद सावित्री जी की हिम्मत भी नहीं हुई कि बेटे के सामने वह दोबारा उसकी सच्चाई ला सके, क्योंकि जब तक दीपक रहता था, रेखा अपनी सास की बहुत सेवा करती थी। मम्मी जी कहकर मीठी मीठी बातें किया करती थी। आगे पीछे चाय नाश्ता दवाइयाँ दूध लेकर घूमती। यहाँ तक कि चप्पल पहने ना देखती तो लेकर दौड़ पड़ती। माँ जी, ऐसे ही पैर फर्श में मत रखना, ठंडी लग जाएगी। डॉक्टर ने क्या कहा है? आप तो अपना ध्यान ही नहीं रखती माँ जी। मैं क्या करूं, आपको कुछ हो जाएगा तो? बस दीपक निहाल हो जाता कि मेरी पत्नी मेरी माँ का कितना ध्यान रख रही है। एक दिन रेखा ने कहा, दीपक, तुम अपनी जो भी सैलरी आती है मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया करो। तुम माँ जी के हाथों में पैसा रखते हो और फिर माँ जी से मुझे लेना पड़ता है। माँ जी को तकलीफ देनी पड़ती है, इसीलिए घर तो मैं ही चला रही हूँ।
जो जरूरत की चीजें होंगी मैं ला दिया करूंगी। माँ जी को क्यों तकलीफ देते हो? दीपक ने कहा, रेखा कैसी बातें करती हो? शुरू से माँ ही तो संभाल रही है, और जो भी जरूरत लगे तुम माँ से मांग लिया करो। रेखा ने कहा, वही तो नहीं चाहती। दीपक ने बोला, क्या? अरे मेरा मतलब ये है कि कभी माँ दवाइयां लेकर सो रही होती है, कभी माँ मंदिर में होती हैं, तो मुझे ही उनके लिए कुछ सामान लाना पड़ता है, नींद में उठाना पड़ता है। देखो, अगर तुम गलत समझ रहे हो तो फिर रहने दो। मुझे ऐसी कोई लालच नहीं है। बस मैं तो माँ जी की सुरक्षा के लिए ही बोल रही थी। दीपक ने कहा, बात तो सही है। उसने तुरंत रेखा के अकाउंट में सारी तनख्वाह महीने भर की ट्रांसफर कर दिया। रेखा ने यह दूसरी विजय भी प्राप्त कर ली। कुछ दिन गुजरे ही थे कि एक दिन रेखा ने कहा, दीपक, मैं चाहती हूँ कि घर को अपने तौर तरीके से चलाऊं। हाँ बाबा, मैं समझ गया। तुम चाहती हो कि घर की साफ सफाई, घर में थोड़ा बदलाव आना चाहिए। हाँ दीपक, वही मैं थोड़ा मॉडर्न तरीके से घर को रखना चाहती हूँ। मेरी सहेलियां भी आती हैं और मुझे भी थोड़ा नए स्टाइलिश घर को देखकर खुशी मिलेगी। ठीक है बाबा, अब तो सैलरी भी तुम्हारे हाथ में ही दे देता हूँ ना, करो जो करना है। रेखा बहुत खुश हो गई। अब सब कुछ उसके हाथ में मिल गया था। इस बार दीपक ने बहुत बड़ी गलती कर दिया था, घर की सारी बागडोर रेखा के हाथों में देकर। अब रेखा ने फिक्स कर दिया था, कितना टीवी चलेगी, कितने बजे माँ को उठना है, कितने बजे नहाना है, बस वह सब अपनी मर्जी से। जब भी सावित्री जी कभी भजन कीर्तन देखने के लिए टीवी के पास बैठ जाती, तुरंत रिमोट छुड़ा लेती। नहीं माँ जी, यहाँ तुम्हारे टीवी देखने का समय नहीं। मेरा अभी यहाँ मेरे जरूरी सीरियल आने वाला है। रेखा ने अब एक नौकरानी भी लगा दिया था। अपनी सास के खाने पीने पर भी पाबंदी लगा दिया था। सास को वह अपने मन से चाय देने लगी थी, जबकि पहले सावित्री जी का मन होता था तो किचन में कुछ नाश्ता निकाल कर ले लेती, अपने लिए चाय बना लेती, अपने मन से टीवी देख लेती थी, अपने मन से जब उनका दिल करता थक गई हूँ, आराम कर लूं, अपने मन से वह बाहर घूमने भी निकल जाया करती थी। लेकिन रेखा ने उन पर जेल के कैदियों की तरह सारी पाबंदी लगा दी थी। और दीपक को क्या कहती, दीपक, मैंने माँ के लिए इसलिए सब कुछ किया है कि डॉक्टर ने कहा है कि माँ की देख रेख सही तरीके से होनी चाहिए। कभी भी माँ कुछ करती हैं वो सब माँ की सेहत के लिए ठीक नहीं है। और इधर सावित्री जी के ऊपर ये सब पाबंदी लग गई थी। सावित्री जी का शरीर सूखने लगा था। दिन प्रतिदिन उन्हें चिंता खाए जा रही थी। यहाँ तक कि रेखा अब बात बात पर अपनी बूढ़ी सास को डांट भी दिया करती थी। जब देखो खाने खाने को मन करता है इस बुढ़िया का। कितनी बार कहा है, मंदिर में जाकर 5-6 घंटे बैठी रहा करो, इधर उधर घर में पूरे नाचा मत करो। घर की नौकरानी भी सावित्री जी को डांट दिया करती थी। जब भी सफाई करूं, यह बुढ़िया आ जाती है मैडम, इसे कितनी बार कहा है कि जब सूख जाए उसके बाद ही कमरे से निकलो। रेखा मुस्कुरा देती, क्या करूं, यह बुढ़िया ना मरेगी ना पीछा छोड़ेगी। सावित्री जी का इतना बड़ा अपमान आज तक कभी नहीं हुआ। बहू तो बहू, घर की नौकरानी भी डांट फटकार लगाने लगी थी। क्या सावित्री जी का यह वही घर था जो किचन से लोग लेकर पूरे घर की मालकिन थी? अपने मनमानी घर चलता था, जब चाहे जो खाती पीती, बेटे की अच्छे से परवरिश की, नौकरी, सब कुछ दिलाया बेटे को, और बेटा भी अपनी माँ पर जान छिड़कता था, माँ का पूरा ध्यान रखता था। लेकिन आज बहू के भ्रम में इस तरह से भ्रमित हो गया कि घर में क्या सही हो रहा है क्या गलत, उसे भनक तक नहीं लग रही। और सावित्री जी यदि बेटे से कहते भी हैं तो वह इतनी चालाकी के साथ बात को बदल देती थी कि दीपक माँ को ही समझाने लगता था। एक दिन सावित्री जी ने कहा, बहू, मेरी चप्पल टूट गई है, मुझे नई चप्पल लाके दे दे। दीपक से टाइम पर मुलाकात ही नहीं होती।
पता नहीं कब आता है, कब सो जाता है। सुबह बिना मिले ही चला जाता है। क्योंकि ऐसा रूटीन बना दिया था रेखा ने कि माँ बेटे की मुलाकात ही नहीं हो पा रही थी। रेखा ने कहा, बुढ़िया, तुझे रोज रोज फैशन करने के लिए नया चप्पल चाहिए, वही चप्पल ले और जाकर बाहर से बनवा ले, उसी को पहन। तू घर की नौकरानी से भी बदतर है। आज सावित्री जी को बहुत दुख हुआ। सावित्री जी बहू के इस बात को अब बर्दाश्त नहीं कर पाई। वह अपने कमरे में रोती रह गई। रात भर उन्हें नींद नहीं आई। उन्होंने अपनी एक अलमारी खोली जो पुरानी सी उनके कमरे में थी। उसमें उन्होंने अपने पति की तस्वीर और बचपन के दीपक की तस्वीर निकाली, अपने कुछ कपड़े और अपनी कुछ पुरानी यादें एक बैग में रखा और सोच लिया था कि जब इस घर में नौकरानी से भी बदतर मेरी जिंदगी है तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। सावित्री जी दूसरे दिन सुबह 5 बजे ही, जब उनका बेटा और बहू सो रहे थे, सावित्री जी दबे पांव धीरे से दरवाजा खोलकर घर से बाहर निकल जाती हैं। जब सुबह के 8 बज गए, रेखा और दीपक दोनों उठे। घर की नौकरानी आई, साफ सफाई की। आज माँ के पूजा की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी। दीपक माँ से मिलता तो नहीं था, लेकिन सुबह जब सोकर उठता तो उसे माँ के घंटियों की आवाज सुनाई देती थी। माँ पूजा घर में सुबह ही नहाकर पूजा कर रही होती थी। दीपक ने माँ की आवाज नहीं सुना। उसे कुछ आज सूना सा लग रहा था। वह रेखा से कहता है, आज माँ ने जल्दी पूजा कर दिया क्या? रेखा ने कहा, मुझे क्या पता, अपनी माँ से ही पूछ लो। नौकरानी ने कहा, माँ जी कमरे में नहीं है, मैं माँ जी के कमरे की सफाई कर चुकी हूँ। दीपक यह सुनकर माँ के कमरे में गया तो क्या देखता है, माँ ने अपने बिस्तर को मोड़कर रख दिया था। अलमारी का एक साइड का दरवाजा खुला था। दीपक जल्दी से माँ की अलमारी में देखा तो माँ का पुराना बैग और कुछ चीजें जो अलमारी में था वह नहीं था। दीपक बाहर आया और कहता है, रेखा, माँ कमरे में नहीं है। माँ सुबह सुबह मंदिर भी तो नहीं जाती, पहले घर में पूजा करती है। दीपक पूजा घर में गया, देखा तो भगवान के चरणों में बासी फूल ही लगे हुए थे। इसका मतलब माँ ने आज पूजा भी नहीं किया है, ऐसा कभी हुआ नहीं। दीपक हॉल में आया तो देखा कि टेबल पर एक पत्र पड़ा हुआ था। दीपक ने जल्दी से उसे उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, बेटा, मैं तुम्हारा घर छोड़कर जा रही हूँ, तुम अपना ध्यान रखना। मैंने कई बार तुम्हारे सामने सच्चाई लाने की कोशिश की, लेकिन तुम सुनने से ही दूर रहे। अब मेरा इस घर में जब नौकरों से भी बदतर जीवन है तो मैं रहकर भी क्या करूं? आगे की जिंदगी कहीं भी गुजार लूंगी, तुम सुखी रहो। बस इतना ही लिखा था। दीपक की आंखों में आंसू आ गए। वह तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया। रेखा, माँ घर छोड़कर चली गई है, तुमने माँ को कुछ कहा क्या? रेखा ने कहा, फिर तुम मुझ पर ही शक कर रहे हो? मैं भला तुम्हारी माँ को क्यों कुछ कहने लगूं? घर का काम अकेले नहीं हो पाता था, माँ की सेवा के लिए मैंने नौकरानी भी रख दिया है, और तुम उल्टा मुझ पर शक कर रहे हो। दीपक ने कहा, फिर ये माँ का लेटर, माँ ने इसमें ऐसा क्यों लिखा है कि इस घर में मेरी हालात नौकरों से भी ज्यादा बदतर है? तुमने जरूर माँ को कुछ कहा है, तभी माँ घर छोड़कर गई है, चली गई मेरी बला से। घर तो खाली हुआ। रेखा भी गुस्से में बोल पड़ी, क्या बक रही हो रेखा? दीपक ने गुस्से से चिल्लाया। रेखा ने कहा, मुझे चिल्लाओ मत, तुम्हारी माँ है, जाकर तुम ढूंढो, मुझे कुछ नहीं पता। दीपक बाहर निकला, इधर उधर ढूंढने की कोशिश किया, पड़ोस में पूछा, सब जगह, लेकिन अड़ोस पड़ोस मोहल्ले में माँ कहीं नहीं मिली। दीपक मायूस होकर घर लौट आता है। आया तो क्या देखता है, रेखा टीवी के पास बैठकर आराम से चाय पीते हुए टीवी देख रही थी। उसके चेहरे पर आजादी की खुशी नजर आ रही थी। दीपक को समझते देर नहीं लगी कि सब कुछ इसका ही करा धरा है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। वह उसे ऐसे कुछ कह भी नहीं सकता
रेखा बड़ी शातिर औरत थी। उसे देखकर कहती है दीपक, क्यों परेशान हो रहे हो? देखो कितना अच्छा माहौल शांत है। लो तुम भी चाय पी लो। अरे कहाँ जाएगी तुम्हारी माँ? यही कहीं किसी सहेली के घर बैठी होगी, आ जाएगी दोपहर तक। तुम चाय नाश्ता करो और ऑफिस जाओ। दीपक का मन नहीं लग रहा था, लेकिन अब वह क्या करता। वह आज बिना नाश्ता किए ही ऑफिस चला गया। रेखा बहुत खुश थी। हर वक्त उसके चेहरे पर मुस्कुराहट रहने लगी थी और दीपक उसे देखता मायूस हो जाता। नौकरानी घर के काम कर दिया करती थी और रेखा के अब मजे हो गए थे। ऐसे ही 3-4 दिन बीता था कि एक दिन अचानक से दरवाजे का डोरबेल बजा। सुबह के 10 बज रहे थे। दीपक की आंखें दरवाजे पर टिक गई। जरूर माँ आई होगी। जैसे ही रेखा ने दरवाजा खोला तो उसके माँ और उसके पिता सामने खड़े थे। हाथ में एक बड़ा सा बैग था। दीपक की खुशी फिर से गम में बदल गई। अरे यह तो रेखा के माता पिता हैं। रेखा अपनी मम्मी पापा का बड़े मुस्कुराते हुए प्यार से स्वागत किया। आइए मम्मी, आइए आइए पापा, कब से आप लोगों का ही इंतजार कर रही थी। आने में इतनी देर क्यों कर दी? उन्होंने कहा, अरे बेटी, सुबह वाली बस छूट गई थी, फिर हमने दूसरी बस पकड़ी है। यह बात अभी तक दीपक को पता नहीं थी कि रेखा के मम्मी पापा आने वाले हैं। माँ वाला कमरा रेखा ने बड़े अच्छे से अपने माता पिता के लिए सजा दिया। उन्हें अपने साथ ले जाकर माँ के कमरे में रख दिया, जिसमें कभी सास रहा करती थी। दीपक को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया कि उसकी माँ का कमरा कोई और ले ले। जब वह अपने माता पिता को सास के कमरे में छोड़कर आई तो दीपक ने कहा, रेखा, तुम अपने मम्मी पापा को गेस्ट रूम में क्यों नहीं रखी? माँ के कमरे में क्यों छोड़ दिया? माँ वापिस आएगी तो उसका कमरा उसको वैसा ही मिलना चाहिए। रेखा ने कहा, जब आएगी तब का देखा जाएगा। अभी मेरे मम्मी पापा हैं, कोई मेहमान थोड़ी है जो मेहमान वाले कमरे में छोड़कर आऊं। तुम भी ना दीपक, कितना सोचते हो, जब देखो अपना पराया करते रहते हो। दीपक अब घर में मेहमानों के सामने ज्यादा कुछ बोल भी नहीं सकता था। रेखा अपने माता पिता के साथ बहुत खुश रह रही थी। हर वक्त हंसती, अपने माता पिता के मनपसंद का खाना बनाती, उन्हें खिलाती, नौकरानी को पूरा दिन आर्डर दे देकर उससे काम करवाती। और दीपक को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह दिन प्रतिदिन अपनी माँ के चिंता में डूबता सा जा रहा था, खोजा खोजा सा रहता था। अभी तक उसकी माँ का कुछ पता नहीं चला था। आखिर उसकी माँ कहाँ चली गई? एक दिन वह अपनी मोबाइल में अपनी माँ का वीडियो देख रहा था, जिस वीडियो में उसकी माँ उसके बालों पर प्यार से हाथ फेर रही थी। फिर वह माँ को देखकर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू आ गए। रेखा कहती है, ये क्या इमोशनल ड्रामा कर रहे हो? अरे तुम्हारी माँ मरी नहीं है, जिंदा है। वह बुढ़िया मरने वाली भी नहीं है, कहीं आराम से होगी। आज दीपक का ऐसा लगा कि हाथ उठ जाएगा, लेकिन घर में रेखा के माता पिता थे, इसीलिए उसने मुट्ठी बांधकर हाथ को कंट्रोल में किया और बोला, रेखा, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? रेखा ने कहा, जो सच है वही बोल रही हूँ। उस घर में रेखा कब्जा करके बैठी थी। अब उसके माता पिता हमेशा के लिए वहीं रहने आ गए थे। दीपक अपने गुस्से को काबू में कर पाए, इसीलिए कमरे से बाहर निकल गया। वह आधे घंटे के बाद जब वापिस आता है, दरवाजा खुला था, सिर्फ पर्दा लगा हुआ था। बाहर आवाजें जा रही थी। वह वहीं पर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी जोर जोर से ठहाके मारकर हंस रही थी और उसके माता पिता भी बड़े खुश थे। रेखा कह रही थी, मम्मी, बड़ी मुश्किल से उस बुढ़िया को घर से निकाला। लग रहा था कि वह जाएगी ही नहीं। किस तरह से उसके पागल बेटे को अपने कंट्रोल में किया। आखिर जो मेरा सपना था कि उस बुढ़िया को मार दूंगी या घर से निकाल दूंगी, मेरी बला से मरी तो नहीं, लेकिन बहुत कुछ करना पड़ा उसे घर से निकालने में। तब जाकर तुम लोग यहाँ आ पाए हो, वरना यह बुढ़िया तो इस घर की मालकिन बनी बैठी थी। मेरे आने से पहले
दीपक के पैसे में मौज किया करती थी। उसका लाडला बेटा सारा पैसा उसके अकाउंट में देता या उसके हाथ में लाकर देता था। बुढ़िया महारानी बनकर बैठी थी। कैसे उसे नौकरानी बनाया और फिर घर से लात मारकर निकाल दिया। दोनों माता पिता भी जोर जोर से हंसने लगे। बेटी, तेरे दिमाग का तो तारीफ करना पड़ेगा। सच में तुमने जो सोचा था कर दिखाया। अब तो दीपक कमाएगा और हम तीनों के मौज ही मौज हैं। और फिर तीनों खिलखिलाकर हंस पड़े। फिर रेखा कहती है, अरे चुप हो जाओ। दीपक अगर बाहर से आ गया, सुन लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। सारा बना बनाया खेल खत्म हो जाएगा। इसीलिए जरा अपनी खुशी को दबा कर रखो। अभी आगे बहुत खुशी मिलने वाली है। उस बुढ़िया का तो कुछ पता ही नहीं कि मर गई या जिंदा भी है। दीपक से अब ज्यादा सुना ना गया। गुस्से से अंदर आया और चिल्ला पड़ा, रेखा, तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुमने मेरे माँ के साथ यह सब कुछ किया और अपने माता पिता को लाकर यहाँ कर दी। यह सब सुन तीनों के हाथ पैर कांपने लगे। रेखा ने कहा, तुम कब आए दीपक? कहाँ चले गए थे? तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। गुस्से से दीपक की आंखें लाल हो गई थी। जोर से चिल्लाया, बस रे झूठी औरत, अब कितना नाटक दिखाएगी? मैंने तेरी सारी बातें सुन ली है। तेरी असलियत सामने आ गई है। मैं जा रहा हूँ इस घर से अपनी माँ को ढूंढने। यह कहकर दीपक अपने कमरे में चला गया। उसने चेंज किया, कुछ पैसे लिए और अपनी माँ को ढूंढने निकल गया। वह अपनी माँ को कई जगहों पर ढूंढा, रिश्तेदारों में, उसकी सहेलियों में, लेकिन उसकी माँ कहीं नहीं मिली। घर से 10 किलोमीटर की दूरी पर एक दुर्गा जी का मंदिर था। बहुत बड़ा था। उस मंदिर के परिसर में बहुत सारे वृद्ध महिला और पुरुष थे। दीपक वहां पहुंच गया। सोचा, दुर्गा माँ से प्रार्थना करता हूँ कि माँ मिल जाए। जब दीपक वहां गया तो उसे बहुत सारे वृद्ध महिला पुरुष दिखाई दिए। सब फटे हाल, बाल उलझे हुए, हाथ पैर दाग लगे, किसी को चोट लगी थी, भूखे प्यासे वहीं बैठे हुए थे। दीपक का हृदय कांप गया। दीपक मंदिर की सीढ़ियों को चढ़ता हुआ आंख में आंसू लिए दुर्गा माँ के हॉल तक पहुंच गया, जहां माँ की प्रतिमा थी। वह माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ा ही था। आंख बंद करने वाला था कि माँ के बाजू में एक बूढ़ी औरत बैठी दिखाई दी। उसकी आंखें खुल गई। उसे ऐसा लगा कि यह मेरी माँ जैसी दिख रही है। वह वहां पर थोड़ा अंधेरा सा था क्योंकि वह औरत कोने में बैठी थी। वह उस औरत के पास पहुंचा तो वह कोई और नहीं, उसकी माँ सावित्री जी ही थी। अब तक माँ की साड़ी मैली कुचली हो गई थी। जो अभी बाहर भिखारी, गरीब महिला पुरुष बैठे हुए थे, उन्हीं के जैसे तो हो गई थी सावित्री जी की हालत। जो कि सावित्री जी हमेशा साफ सुथरे और अच्छे कपड़ों में रहा करती थी। जरा सी साड़ी में कहीं दाग या सिकुड़ा ना जाती थी तो दीपक कहता, माँ तुम इतनी गंदे कपड़े क्यों पहनती हो? अब तुम्हारा बेटा इतना अच्छा कमा लेता है, तुम अच्छे अच्छे कपड़े पहनो माँ। माँ तुमने बहुत गरीबी देखी है, अब तुम ऐसे नहीं रहोगी। दीपक अपनी माँ के लिए एक दो नहीं, दर्जन भर की साड़ियां एक साथ लाकर देता था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह माँ के पैरों पर गिर गया। माँ, तुम इस हालात में, इस मंदिर में, तुमने मुझसे एक बार कहा क्यों नहीं? तुम घर छोड़कर क्यों चली आई माँ? मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। सावित्री जी बेटे के सिर पर हाथ रख दी। बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि बहू वैसी नहीं है जैसे दिखती है, वह बदल गई है। लेकिन तुमने मेरी बातों पर यकीन नहीं किया। बहू के बातों पर ही यकीन करता रहा। वह इस तरीके से तुझे अपनी बातों पर उलझा लेती थी कि तुझे सच दिखाई ही नहीं देता। मैं कैसे सच्चाई सामने लाती बेटा? दीपक बहुत रोए जा रहा था। सावित्री जी ने कहा, रोना बंद कर बेटा, तू मुझे ढूंढने आया, यही मेरे लिए बहुत है। मेरा बेटा मेरे पास आ गया, अब मुझे क्या चाहिए? दीपक ने कहा, माँ तुम ठीक ही कहती थी। रेखा वैसी नहीं है जैसे ऊपर से दिखती है। मैंने उसकी सारी सच्चाई सुन ली है।
उसने अपने माता पिता को लाकर मेरे घर पर रख दिया है। उन लोगों के साथ मिलकर उसने बहुत बड़ी साजिश रची है माँ। मैं भी उस साजिश का शिकार हो गया। मुझे माफ कर दे माँ। मैं उस सातिर औरत के जाल में फंस गया। माँ, उसके किए की सजा उसे देना है। मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तुम चलो मेरे साथ। इधर दीपक के जाने के बाद आज पहली बार रेखा को थोड़ी चिंता हुई थी। दीपक वापस लौटकर नहीं आया तो मेरा क्या होगा। उसे सच्चाई पता चल गई है। ना जाने वह मेरे साथ क्या करेगा। उसे घबराहट सी हो रही थी, लेकिन वह इतनी शातिर थी कि फिर भी सोचती कि मैं सब कुछ संभाल लूंगी। शाम तक दीपक जब वापिस माँ को लेकर आया, उसे देख रेखा की आंखें फटी रह गई। कहाँ थी, कहाँ थी माँ जी? कितना ढूंढा आपको। दीपक आपके लिए कितना परेशान थे। आज दीपक पहली बार आगे बढ़कर अपनी पत्नी के गाल पर एक थप्पड़ लगा दिया। दीपक की यह जोरदार थप्पड़ की आवाज सुनकर उसके माता पिता की आंखें फटी रह गई। उसके पिताजी जोर से चिल्ला पड़े, दीपक, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे सामने तुमने मेरी बेटी पर हाथ उठाया। दीपक ने कहा, खबरदार अगर आप लोगों ने एक शब्द भी बोला, मेरा घर तोड़कर रख दिए और मुझे ही मेरे घर पर बता रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं। अपनी बेटी को यहाँ से लेकर चले जाओ। रेखा भूखी शेरनी की तरह चिल्लाई, मैं क्यों जाऊं? यह मेरा घर है। दीपक ने जवाब दिया, तुम्हारा नहीं, यह हम सबका घर है। लेकिन तुमने अपने ही घर से माँ को निकाल दिया। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अब मेरे जीवन में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। रेखा के माता पिता भी कहने लगे, क्यों, ऐसा क्यों कहते हो दामाद जी? मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया, ऐसी क्या गलती कर दी? मेरी बेटी इतनी समझदार है, तुम्हारे घर को इतने अच्छे से चला रही है। दीपक ने कहा, वो तो देख रहा हूँ कैसे चला रही है। मेरी सबसे बड़ी भूल थी जो आपकी बेटी को मैंने अपना घर सौंप दिया। उसकी चाल में फंस गया। निकलते हो या माँ के ऊपर किए गए अत्याचारों के लिए मैं पुलिस कंप्लेन करूं। रेखा के माता पिता सर झुकाए अपना सामान लेकर बाहर जाने लगे। दीपक ने रेखा की तरफ देखकर जोर से घुर्राया, तुम क्यों खड़े हो? तुम भी निकलो। रेखा भी पैर पटकते हुए गुस्से से अपना सामान लेकर अपने माता पिता के पीछे पीछे जाने लगी और कहती है, दीपक, मैं तुम्हें देख लूंगी। तुमने मुझसे मेरा घर छीना है। दीपक दरवाजा बंद करते हुए बोला, हाँ हाँ, देख लेना। रेखा को मायके में रहते हुए महीने भर हो चुका था। भाभी का भी अब मूड चढ़ा रहता था। रेखा को देखकर एक दिन रेखा ने कहा, भाभी, जरा जल्दी उठ जाया करो। मुझे सुबह की चाय देर से पीने की आदत नहीं है। उधर मेरी सास या नौकरानी मुझे जल्दी चाय बनाकर दिया करती थी। भाभी ने कहा, दीदी, मैं इस घर की नौकरानी नहीं हूँ। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं। जब मेरी मर्जी होगी तब मैं उठूंगी। और तुम्हारे लिए मैं सुबह उठकर जल्दी चाय क्यों बनाऊं? तुम किचन में बना नहीं सकती? तुम औरत नहीं हो क्या? तुम अपने पति का घर छोड़कर आई हो तो यहाँ मेरे ऊपर शासन जमाओगी? तुम कहीं की महारानी नहीं हो जो मुझ पर आर्डर दोगी। आर्डर देना अपनी सास और अपने पति को। रेखा के तो आज पैरों तले जमीन सरक गई। जो रेखा अपने ससुराल में सबको ऑर्डर दिया करती थी, नौकरानी को, अपनी सास को महारानी बनके घूमा करती थी। जब मर्जी टीवी देखने बैठ जाती, जो मन में आए वह खाने का ऑर्डर दे देती थी। पूरे पति की महीने भर की तनख्वाह हर महीने उसके हाथ में आ जाया करती थी। आज वही रेखा टीवी में एक आधा शो भी नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसके मायके में टीवी का रिमोट तो उसके भाई के बच्चों के पास ही होता। जब वह स्कूल चले जाते तो उसकी भाभी अपना शो देखती, उसके माता पिता अपना भजन कीर्तन का शो देखते और जब बच्चे घर पर होते तो टीवी में कार्टून लगा रहता। रेखा अपने कमरे में घुटती रहती थी। अब रेखा को एहसास होने लगा था कि उसने बहुत बड़ा गलत कदम उठाया है। रह रहकर उसे अपने ससुराल के सुखों को याद आने लगा। मैंने कहीं अपने जीवन में बहुत बड़ी भूल तो नहीं कर दी? रेखा के माता पिता अब बात बात पर कहने लगते, रेखा, भाभी के साथ तू भी काम करवा लिया कर, हम लोगों के बस का नहीं है।
कि हम अब तुझे बैठाकर खिलाए। अगर भैया नाराज हो गए तो घर का खर्चा पानी बंद कर देंगे। मैं नहीं चाहती कि तेरी वजह से मेरे बेटा बहू अलग हो जाएं। रेखा को अब समझ में आने लगा था, जिन माता पिता को अपने पास रखने के लिए अपनी सास को घर से निकाल दिया, आज वही माता पिता उसे किस तरह से बोल रहे हैं। रेखा दुखी रहने लगी थी। उसका प्रायश्चित उसकी आंखों से आंसू बनकर अकेले में बहते रहते। रेखा कई दिनों तक सोचती रही। एक दिन उसने हिम्मत करके अपना सामान उठाया और अपने घर पहुंच गई। घर का दरवाजा खुला था। माँ जी बैठकर भक्ति देख रही थी, टीवी पर प्रवचन सुन रही थी। दीपक लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अचानक से रेखा को देखकर दोनों चौंक पड़े। रेखा जाकर सास के पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैंने जो किया है उसका बोझ सीने में लेकर नहीं जी सकती। आप मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं इसी घर में रहकर अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहती हूँ। दीपक ने कहा, बिल्कुल नहीं, तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। रेखा रोए जा रही थी। माँ के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। माँ का दिल पिघल गया। माँ जी ने कहा, बहू, तुझे तो हमने हमेशा से बेटी समझा था। तेरे इस घर की मालकिन होने पर, दीपक के सारे पैसे लेने पर मुझे कोई तकलीफ नहीं थी। बस इज्जत के साथ तू मुझे दो रोटी देकर प्यार से बातें कर लेती, वही मेरे लिए काफी था। मैं तो तुझे ये घर सौंपने ही वाली थी। आखिर ये सब कुछ तेरा ही तो था। तू इकलौती बहू है। लेकिन बेटी, तूने प्यार से हासिल नहीं किया। तूने सब कुछ छीनना चाहा। आज उसी का परिणाम है कि तू दर दर की ठोकरें खा रही है। रेखा ने हाथ जोड़कर कहा, माँ जी, सब कुछ समझ में आ गया है। जब मैंने इस घर की चौखट लांघी, अब मुझे माफ कर दीजिए माँ जी। मैं कहाँ जाऊं? सावित्री जी ने बहू को कहा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यह तेरा घर है, तू यहीं रह बेटी। दीपक को भी अब ऐसा लग रहा था कि रेखा बदल गई है। दीपक ने अभी तक रेखा से बात तो नहीं किया, लेकिन माँ के कह देने पर वह कुछ बोला भी नहीं। रेखा कोशिश कर रही थी कि दीपक को समझा ले, उसके दिल को मना ले। रेखा पूरी कोशिश से अपनी सास की सेवा करती थी और दीपक अभी भी रेखा से बात नहीं कर रहा था। तो दोस्तों, माँ जी ने रेखा को वापस घर में रखकर अच्छा किया या बुरा? दीपक रेखा को माफ करवाएगा या नहीं, यह तो समय बताएगा। आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए मिलते नई कहानी में। आज के लिए बस इतना ही। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।